गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बाय और सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ दिन आपकी क्लासें नहीं हो सकी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बट एजुकेशन बायर आपके लिए अब डेली बेसिस पर 2 क्लासें आपको मिलेंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, हम इन 2 क्लासेस में आपसे जो मॉर्निंग में क्लास होगी वह आपकी पीटी टेस्ट की क्लास होगी। जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, हम आपसे जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। जो आपकी इवनिंग में क्लास होगी बच्चे, कब क्लास होगी? ये आपकी शाम को 5 से 6 बजे। आई थिंक आप देखोगे, मैं इस पर फिक्स डेट बता दूं तो 5 बजे के आसपास ये क्लास होगी। और ये आपकी पीटी 365 वाली जो क्लास है डेली बेसिस पर होगी। तो अब आपको कोई भी ऐसी चिंता का विषय नहीं है। मैंने अब आपके लिए डबल क्लासेस का ऑप्शन दे दिया है, एसेस आपको दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपसे विजन आईएएस के, आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट नंबर 8 है। मतलब कि दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज में हम टोटल आपसे 30 टेस्ट चर्चा के बिंदु बनाएंगे, जिसमें 20 टेस्ट होंगे जीएस पेपर नंबर 1 पे और जो 10 टेस्ट होंगे यह सीसैट ओरिएंट होंगे, मतलब कि जीएस पेपर नंबर इसको 2 के नाम से भी जाना जाता है। अब तक हमने सीसैट के 3 टेस्ट आपसे बना लिए हैं चर्चा के बिंदु, और इन सब के अलावा जो आपके जीएस के 20 टेस्ट थे उसमें से हमने 7 टेस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं और 3 टेस्ट हमने करंट अफेयर के। विजन आईएएस के हमने अब तक आपसे 6 टेस्ट चर्चा के बिंदु बना लिए। अब इतने टेस्ट आपको लगभग मैं कहूँगा कि 7 और 3 10 और 6 16, लगभग 19 टेस्ट हम आपसे चर्चा के बिंदु बना चुके हैं बच्चे। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखे, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा और आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पुराने टेस्ट जो आपने नहीं दिए हैं पीटी 365 2025 को टारगेट करते हुए। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर होने के नाते, कि बच्चे यूपीएससी के फॉर्म भराए जा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी के जो फॉर्म हैं तो वो भरे जा रहे हैं, ठीक है, भर लीजिएगा, बहुत अच्छे से भरिएगा। सारी चीज़ें इस बार यूपीएससी कुछ संशोधनों के साथ आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो मैंने भी उसको देखा है, मैंने भी कई स्टूडेंट्स के मैं कहूँगा कि मैंने फॉर्म भरे हैं स्वयं, ठीक है। तो आप भी फॉर्म को बड़े अच्छे से बने, ठीक है। सारी चीज़ें वो पूछ रहा है इस बार, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा कहाँ से आप कोचिंग करते हैं, तो बताइएगा एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, ठीक है। प्राइवेट कोचिंग डाल दीजिएगा अपना नाम, ठीक है। चलिए, देखिए प्यारे बच्चे, हम इस क्लासेस में टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। यह जो टेस्ट होगा यह आपका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक मिक्सड टेस्ट होगा। जी हाँ, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बच्चे, आप देखोगे जो जीएस पेपर नंबर आपका 1 होता है प्रीलिम्स में, उसमें 2 घंटे का समय मिलता है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पूर्णांक आपका 200 का होता है। हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहा है, इसमें आपका अनुक्रमांक भरना होता है। इन सब के अलावा इसमें दंड का प्रोविजन भी आपको रखा गया होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप गलत क्वेश्चन को चुनते हैं तो आपको 1/3 कितना 1/3 आपके अंक काट लिए जाएंगे, और यदि नहीं आप चुनते हैं तो कोई आपका अंक नहीं काटा जाएगा, वहाँ पर दंड कोई नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आवश्यक रूप से प्रयास कीजिएगा और बताइएगा आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कोशिश करेंगे कि इस क्लास में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि लद्दाख में पाए जाने वाले रॉक वॉर्निस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, रॉक वॉर्निस ये क्या है? अगर आपने इसके बारे में देखो, ये क्या था, अभी क्या था, ये करंट में भी, करंट अफेयर में चर्चाओं में रहा था, तो उसके ऊपर ही इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह हजारों वर्षों में निर्मित मृदा
के खनिजों मैग्नीज और लोहा ऑक्साइड से निर्मित एक पतला आवरण है। नंबर 2, वार्निस में सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं जो प्राचीन सूक्ष्म जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 3 में कह रहे हैं कि इसका निर्माण तीव्र टकराव और अत्यधिक घर्षण के कारण तीव्र गति से हुआ। देखो यहाँ पर आपसे पूछे तीव्र हो गया, अत्यधिक हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ शब्द आपको बताए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, केवल 1 और 2 बी, केवल 2 और 3 सी, 1 और 3 डी, 1, 2 और 3। तो वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये एकदम गलत है, मतलब कदापि सही नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है न केवल तीव्र गति से, बल्कि ये जो निर्माण हुआ है ये धीरे धीरे हुआ है। किस तरीके से हुआ है? ये निर्माण धीरे धीरे हुआ है, और ये कह रहे हैं अत्यधिक घर्षण और तीव्र गति के। तो जहां पर तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि आपसे कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के बारे में। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला, यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। मतलब कि ये जो रिपोर्ट है, ये आप देखोगे FAO के द्वारा और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा ली जाती है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि यह भूखमरी को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की विश्वव्यापी चिंताओं पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वहीं तीसरे में कह रहे हैं कि अफ्रीका में सर्वाधिक कुपोषित लोग निवास करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, अगर हम इसकी बात कर लें, जो आपकी विश्व में खाद्य सुरक्षा जो पोषण रिपोर्ट है इसकी बात कर ली जाए, तो ये ना केवल FAO के द्वारा बल्कि इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सब के अलावा विश्व कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कुछ सहयोग हैं जिसमें आप देखोगे IFAD और साथ ही साथ UNICEF और WHO। ठीक है, इन सब के द्वारा ये क्या है, रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में कह रहे हैं यह भूखमरी को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की विश्वव्यापी चिंताओं पर केंद्रित है। ये बात एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि इनका मानना है कि अफ्रीका में सर्वाधिक कुपोषित लोग निवास करते हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 713 कितने 713 से 757 मिलियन ये लोग भूख का सामना करना पड़ा, और वैश्विक स्तर पर लगभग 11 से 1 व्यक्ति और अफ्रीका में हर 5 में से 1 व्यक्ति असुरक्षित से प्रभावित। हालांकि एशिया में कुपोषित व्यक्तियों को प्रतिशत कम है, और फिर भी यह विश्व के स्तर पर कुपोषित लोगों के सर्वाधिक मात्रा में। तो कितना है, लगभग आप देखोगे 384.5। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, एशिया है। ध्यान में रखेंगे, सबसे मात्रा में अधिक मात्रा में जो कुपोषित लोग आपको मिलेंगे तो एशिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई होप कि आपको विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में आश्रय के अधिकार, ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं कि भारत में आश्रय के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आश्रय का अधिकार मतलब कि निवास करने के जो अधिकार की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को निर्धारित किया है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान का आर्टिकल जो 21 है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आप सारे पढ़ लीजिए और जो आपसे छूटा वो 21 में रख दीजिए।
बस इतना बड़ा। लगभग इसके अंदर आप देखोगे 35 सेक्शन हैं, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा ये आर्टिकल है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो डीडी वासु पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दूसरे में कह रहे हैं कि इस अधिकार में पेयजल, स्वच्छ और आजीविका का अवसर जैसे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। तीसरे में कह रहे हैं यह राज्य के नीति निर्देश डीपीएसपी के अंतर्गत, देखो ये कह रहे हैं परिवर्तनीय। यहाँ पर जरा स्टूडेंट समझना, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है परिवर्तनीय, मतलब कि इसके अंतर्गत परिवर्तनीय नहीं है। पहली बात, संविधान का एक आर्टिकल है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 37, ये कहता है डीपीएसपी जो होंगे ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। और डीपीएसपी की जो चर्चा की गई है संविधान के पार्ट नंबर 4 में, और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। और आर्टिकल की बात कर लें तो ये आर्टिकल आपके 36 से 51 तक के बारे में इसकी चर्चा की जाती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये कदापि सही नहीं है, मतलब कि गलत हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। जहाँ पर 3 है स्टेटमेंट उसे कट कर दो, तो यहाँ नहीं होगा, डी नहीं होगा, वी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? चलिएगा, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इससे एक जुड़ा हुआ एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। कौन सा केस था? चमेली सिंह बनाम यूपी। अब ये जो केस था बच्चे, चमेली सिंह बनाम यूपी, ये 1996 का 1996 का केस था। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसके दायरे को व्यापक करते हुए कहा कि आश्रय का अधिकार बीच में सम्मिलित किया गया। तो एक केस हुआ था, ध्यान रखेंगे, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1996 का, जिसके तहत जो आश्रय का जो राइट्स है, ठीक है, ये किसके तहत है? ये 21 के तहत इसको प्रकाशित कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि पहला और दूसरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता, यह टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है, हिंदी में मिलेगी, ये दोनों में आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शंस देखेंगे। ब्लू मून की घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि आपने देखा होगा जो ब्लू मून होता है, ब्लू मानी होता है नीला, मतलब कि जो आपका चांद है, चंदा मामा दूर के, ठीक है, वो एक कहावत कही जाती थी, चंदा मामा दूर के और पूड़ी पकाएं खीर के, कुछ इस तरीके से होती थी जब मैं छोटा बच्चा था, तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये ब्लू मून के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो उसी के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। ये कह रहे हैं ब्लू मून से तात्पर्य है एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाओं की घटना से। मतलब कि क्या तब ऐसा होता है कि जब 2 पूर्णिमा होती हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। दूसरे में कह रहे हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति रात्रि आकाश में इसके नीले रंग से दिखाई देती है। मतलब कि जो इसकी उत्पत्ति का कारण है वो क्या होता है, इसके नीले रंग से खासतौर पर ये दिखाई देती है। तीसरे में कह रहे हैं यह घटना लगभग 2.7 वर्ष में एक बार घटित होती है। कितने वर्ष में? लगभग 2.5 वर्ष के आसपास में ये घटित होती है। कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। तो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर दिया होगा ब्लू मून के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला जो स्टेटमेंट आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं, अगर हम उसको देखें, ये कह रहे हैं ब्लू मून से तात्पर्य होता है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाओं की एक साथ घटना। बिल्कुल ये बात सही है कि जब भी एक माह में 2 पूर्णिमाओं की घटना होती है तो उस समय में क्या होता है कि चंद्र एक चक्र लगाता है। कितने दिन में? आप देखोगे 29 से 95, 29 से 5 दिन के आसपास का ये लगता है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच की संतुलन असंतुलन के कारण ये होता है। मतलब कि जब यह असंतुलन की स्थिति होती है तब ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, ये कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति जो होती है रात्रि आकाश के नीले होने के कारण होती है। देखिए आपको बता दें कि ब्लू मून शब्द खासतौर पर चंद्रमा के वास्तविक रंग से कोई इसका संबंध नहीं होता है, जो कि परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है। तो जो चांद है, जो मौन है, ठीक है, मौन रहना सीखिए बच्चे, मौन बहुत जरूरी है जीवन में। जो मौन है ये अपना कलर चेंजेस नहीं करता है, इसका कलर जैसा है व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसका कलर कैसा है? व्हाइट। इसका कलर कभी परिवर्तित नहीं होता है। कभी कहें कि ये ब्लू हो गया तो इसका कलर ब्लू हो गया, इसलिए ब्लू मून की घटना के रूप में इसको जाना जाता है।
वहीं अगर हम देखें तीसरे स्टेटमेंट पे देखें तो ये कह रहे हैं यह लगभग प्रत्येक लगभग 2.7 वर्ष में एक बार घटित होता है। ये बात एकदम सत्य है, ठीक है। दुर्लभ एक खगोलीय घटना के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि इस घटना की जो सांस्कृतिक प्रासंगिकता में यह एक तरीके से लोक कथा, ज्योतिषी और विभिन्न वैश्विक त्योहारों से भी संबंधित होता है। चंद्र चक्र और कैलेंडर महीनों के बीच में अमान्य समन्वय का प्रकाश भी डाला जाता है। तो इसलिए पहला और आपका तीसरा इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइएगा, देखिएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। बताइए क्वेश्चन, सारी चीज़ें मेरी आवाज आपको ऑडिबल सुनाई दे रहा है, ठीक है, विजिबल एंड ऑडिबल। देखिए पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन है, भारत में परिसीमन आयोग, याद कीजिएगा परिसीमन आयोग मैंने अभी लास्ट क्लास में जब आपसे टेस्ट लिया था, ठीक है, तो वहां पर आपको बताया था कि परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार भारत में बनाया जा चुका है। आयोग की आपको ये चीज़ें पता चली होंगी, परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार बनाया जा चुका है और उसके बारे में क्या है। जब मैंने पॉलिटी का आपका PT 365, ठीक है, कवर करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर ये चर्चाओं में रहा है परिसीमन आयोग, वहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बताया। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसीलिए PT 365 बहुत जरूरी है, क्योंकि PT 365 ना आपका केवल करंट अफेयर है, बल्कि वो करंट अफेयर के साथ में आपका ट्रेडिशनल भी है, ठीक है, आपका बेसिक भी वहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान करके देखिएगा। PT 365 पॉलिटी और इकोनॉमी की 2 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब परिसीमन आयोग के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा बच्चे परिसीमन आयोग, क्योंकि वहाँ पर आपकी चर्चा कर रहा हूँ। पहला है कि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत की गई है और इसका कार्य संसद और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों और सीमाओं को पुनः निर्धारण करना है। बिल्कुल आप देखोगे ये बात एकदम सत्य है। दूसरे कथन में कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी, देखो परिसीमन आयोग के जो आदेश होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकी। जिस स्टूडेंट्स ने PT 365 पॉलिटी की क्लास नहीं देखी है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा, ठीक है, कठिन क्वेश्चन है। और जिस स्टूडेंट्स ने उस क्लासेस को देखा है, एंजॉय किया है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे और इसीलिए इसको चुनौती दी गई थी और ये इसलिए चर्चाओं में रहा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत की सबसे हालिया परिसीमन प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित थी। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो हालिया रखा गया है ये 2011 की नहीं है, बल्कि आप देखोगे 2001 की जो जनगणना हुई थी उस पर यह खास तौर पर आधारित थी, क्योंकि इसको 2002 में भी इस चीज को रखा गया। तो 2011 नहीं है अब तक का जो परिसीमन आयोग है। तो यहाँ पर पहला भी गलत, सॉरी जो पहला ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। अब देखो इन्होंने ऑप्शंस में थोड़ी सी बाय मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, ठीक है, ये मिस्टेक इन्होंने कर दी है। अब इसको चुनौती भी दी जा सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पहला सही है और तीसरा गलत है। अब इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए तो आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे, देखो कैसे करते हैं, आपको बताते हैं, देखो कैसे किया जाता है। इसको सही कर देंगे हम, देखो जरा देखना बच्चे, जादू करके जादू है। चलिएगा आइए देखो कैसे। अब आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गई होंगी। 1 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है, ना कि आपका 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था। जिस स्टूडेंट से मैंने कहा कि जिस स्टूडेंट्स ने PT 365 पढ़ा होगा वो इसका राइट आंसर देगा, ठीक है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग आपका बनाया जा चुका है। देखिए कह रहे हैं समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द पैरा डिप्लोमेसी, कौन सा शब्द है सर, पैरा डिप्लोमेसी। अब देखिए किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 कूटनीति का संचालन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा। नंबर 2 बी राज्यों प्रांतों या शहरों जैसे गैर संप्रभु संस्थाओं को उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल करना। सी विवादों को सुलझाने के लिए सरकारों के बीच गुप्त रूप से आयोजित अनौपचारिक कूटनीति विचार विमर्श करना। डी विदेश नीति मामलों में गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से संचालित कूटनीति। तो बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है पैरा डिप्लोमेसी। कई बार ऐसे शब्द हैं, ये पॉलिटी को इंडिकेट करके शब्द पूछा गया। होता क्या है इसमें खास तौर पर राज्यों और प्रांतों शहरों जैसे कि आप देखोगे गैर संप्रभु संस्थानों को उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों को शामिल करने का इसमें प्रयास किया जाता है। खासतौर पर अक्सर ऐसे शब्दों को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर एक तरीके से पूरक होते हैं और वैश्वीकृत विश्व के इसमें प्रमुखता प्राप्त कर ली है। तो जहां क्षेत्रीय और स्थानीय संस्थाओं की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दे भैया। कहते हैं ना कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों में, बिल्कुल दोनों में आपको ये मिल रहा है कंटेंट, तो एंजॉय करें। बस आपको वीडियो को पोस्ट करना है, राइट आंसर दे देना है। ऑप्शन सी है, थर्ड 3, उसके ऑप्शंस इधर, फोर्थ ऑप्शन इधर, 5 ऑप्शन सी, 6 पैरा डिप्लोमेसी। देखिए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन खास तौर पर आप देखोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी को इंडिकेट करके बाघ से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि बाघ प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बाघों की प्रजाति आपने बिग कैट कैटेगरी है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहला स्टेटमेंट है विश्व स्तर पर जंगली बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। ये बात एकदम आप देखोगे सही है, क्योंकि लगभग भारत में आप देखोगे विश्व के 70% जो बाघ हैं भारत में आपको देखने को मिलेगा और वर्तमान में 3,265 ये जो है पॉपुलेशन बाघों की हो चुकी है इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ डाटे ऐसे हैं बच्चों, उनको लिखते रहिएगा आप। ठीक है, केवल इसको क्लास को सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, अटेम्प्ट भी कीजिएगा, लेकिन आप कुछ ऐसा डाटा मैं लिखवाता हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। वे पारिस्थितिकी तंत्र की एक आप देखोगे छत्र प्रजाति होती है। बिल्कुल, मतलब कि छत्र का मतलब होता है जैसे पिरामिड अगर हम बनाएं तो पिरामिड में सबसे ऊपर जो है ये आपको बाघ देखने के लिए मिलता है। ये बात एकदम सही है। वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं और शिकार का पीछा करते हैं। ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो पूछ रहा है कितने सही हैं, तो आप कहोगे इसमें तीनों बातें सही हो जाएंगी, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात कर लें तो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष जो पर ईयर्स मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसी जुलाई माह में मेरा भी बर्थडे आता है बच्चे। ठीक है, इसी जुलाई महीने में, लेकिन बताऊंगा नहीं कब आता है। ठीक है, लेकिन इसी जुलाई महीने में मेरा भी बर्थडे आता है। तो विश्व स्तर पर बाघ दिवस मनाया जाता है और लुप्त प्राय जानवर को जागरूकता को बढ़ाने के, आपको मालूम है कि किसी को भी टारगेट करके कोई एनिमल्स हो सकता है या कोई वृक्ष हो सकता है या कोई रोग हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एवर, तो उसका उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का, कि उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस पता चल सके, लोगों को मालूम करने के लिए इसमें लाया जाता है। और इसमें इनकी आबादी को दुगना करना था 2022 के स्तर तक। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक प्रोग्राम पढ़ा होगा TX2, इसको कहा जाता है ना, एक अवार्ड भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। बाघ को 2 मान्यता प्राप्त है। एक उप प्रजाति इसकी होती है महाद्वीप, जिसमें पैंथरा टाइगर्स जो टाइगर्स होते हैं, और एक है सुंडा पैंथरा टाइगर्स। ठीक है, ये सभी एशियाई बाड़ी बिल्लियों में प्रजातियों की एक मानी जाती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि ये बाघ के लिए गंध का स्थान मुख्य रूप से होता है और ये दृष्टि और ध्वनि पर निर्भर करता है। वे आमतौर पर अकेले शिकार करने और शिकार का पीछा करते हैं। आपने ये भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे, डिस्कवरी कभी कभी देखते होंगे। जब मैं छोटा था तो डिस्कवरी वगैरह बहुत देखता था मैं। ठीक है, डिस्कवरी के लिए अलग से रिचार्ज लेना होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत देखा है बच्चे। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि जो बचपन में देखी थी वो चीज़ें आज मुझे कहीं ना कहीं यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी में आपके लिए भी बड़ी उपयोगी हो रही हैं। तब तो बस देखते थे, वाह वाह है, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन, सिलेरू नदी। अब ये आई थिंक आप कई बच्चों ने इसके बारे में सुना भी होगा, जो करंट में अपडेट रहते हैं उन बच्चों ने अधिकतर रूप से देखा होगा सिलेरू नदी के बारे में। लेकिन कई बच्चे जो ट्रेडिशनल पोर्शन पर ज़्यादा कवर करते हैं, मुझे लगता है देखो, अगर आप यूपीएससी का वास्तव में यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे वहाँ पर 30% आपसे करंट पूछा जाएगा, और ये करंट नहीं होगा, इसमें ट्रेडिशनल भी होगा, और 70% आपका बेस होगा। अब आप लगा लीजिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उससे अपडेट रहते हैं, हमें पता रहता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे सिलेरू नदी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला,
यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मतलब कि एक नदी है भारत में कृष्णा, गोदावरी आपने पढ़ी होगी, गोदावरी कृष्णा कावेरी नीचे साउथ में। दूसरा स्टेटमेंट है कि मचकुंड और बलीमेला जल विद्युत परियोजना सिलेरू नदी पर निर्मित है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, आइए देखिए अगर हम देखें सिलेरू नदी के बारे में, तो सिलेरू जो नदी है ये दक्षिण भारत की जो आप देखोगे दक्षिण भारत में सबरी नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? एक नदी है सबरी नदी, तो इसकी क्या है ये बच्चे? सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहना है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए और सी तो गलत है। दूसरे में कह रहे हैं कि मचकुंड और बालीमेला जल विद्युत परियोजना, बिल्कुल ये कुछ ऐसी परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के उद्गम के रूप में होता है और यह गोदावरी में जाकर के मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस पर न केवल यही बल्कि आप देखोगे लोअर सिलेरू, ये इस पर प्रमुख ऐसी परियोजनाओं के रूप में जानी जाती हैं जिनमें आने वाले लंबे समय तक विद्युत उत्पादन उल्लेखनीय क्षमता विद्यमान देखने के लिए मिलती है। तो ये चर्चाओं में रहा था। ठीक है, तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन। भारत में इक्वलाइजेशन लेवी, अब देखो एक शब्द है इक्वलाइजेशन लेवी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसे भारत में कार्यरत अनिवासी डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर कर लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। नंबर 2, यह लेवी प्रत्येक 2 करोड़ रुपए से अधिक के डिजिटल विज्ञापन और ई कॉमर्स लेन देन पर लागू होगा। नंबर 3 में कह रहे हैं कि यह OIDC की आधार ऋण एवं लाभ हस्तांतरण मतलब कि BEPS पहल के अनुरूप है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, इक्वलाइजेशन लेवी ये खासतौर पर भारत सरकार ने 2016 में, कब इसको 2016 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए जैसे गूगल और फेसबुक जैसी गैर निवासी कंपनियों के अंतर्गत जो आय होती है, जैसे आप देखोगे गूगल है और इसके साथ साथ फेसबुक है। ठीक है, इन पर क्या करना था? इसको टैक्स लगाना था। अब इन पर टैक्स लगाना था क्योंकि गैर ये एक तरीके से लिस्टेड कंपनियां हैं भारत में। अब इनके आप देखोगे हेडक्वार्टर कहाँ है? अलग अलग, जैसे मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, बड़े बड़े देशों दूसरे देशों में है। तो इसीलिए गूगल और फेसबुक जैसी गैर निवासी कंपनियों पर अर्जित आय पर लेवी लगाना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि 2 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपए नहीं, इसमें खासतौर पर जो रखा गया है 1 लाख रुपए से अधिक के ई कॉमर्स लेन देन पर होता है। ये 2 करोड़ की बात कर रहा है, 1 लाख की बात होती है। 1 लाख रुपए तक का अगर आपने ई कॉमर्स कर दिया, डिजिटल लेन देन हो गया, तो आप पे इसका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 2 करोड़। तो मैं आपसे कई बार कहा हूँ कि जब भी चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या फिर UPSC का पेपर हो, जब आपको डाटा कोई दे दे, कोई नंबर दे दे स्पेसिफिक, तो वहाँ पर थोड़े से होशियार हो जाइएगा, फिर उसको आंसर को अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। यह OICD के आधार ऋण और लाभ हस्तांतरण पहल के अनुरूप है। ये बात एकदम सही हो जाएगी क्योंकि लेवी आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD और उसके साथ साथ BEPS पहल के रूप में इसको साथ रूप है। तो कौन सा है? न केवल ये है, इसके साथ साथ आप देखोगे OECD को भी इसके साथ साथ रखा गया है। OECD में कितने देश हैं बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और इनके आंसर बच्चे कमेंट्स करके तो चलिएगा अपने थ्रू भी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें तो दें बच्चे, केवल ऐसे ही नहीं कि देखो अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए तत्पर हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब क्लास कोई भी आपकी मिस नहीं होगी, सारी चीज़ें मैंने त्याग दी हैं, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बस कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। जैसे पहला,
ये कह रहे हैं पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में विस्तृत है। देखो ये मैपिंग से क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये मैपिंग से क्वेश्चन है। ये भारत का मैप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको गुजरात, गुजरात के बाद में मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में मिलता है गोवा, गोवा के बाद में मिलता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में मिलता है केरल, केरल के बाद में मिलता है तमिलनाडु। अब गिन लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो आपको हो गई यस, ये 6 राज्यों में आप देखोगे फैला हुआ है। और ऐसे लक्षद्वीप पुडुचेरी वाला ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन खास तौर पर राज्यों की बात यहाँ पर की गई है तो हम कहेंगे यस ये आपका 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो बच्चे मैं आपको ये जो अभी नोट डाउन करके दिखाया ये आपकी मैपिंग पे क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपकी मैपिंग इस लेवल की हो जाएगी, मैंने इसलिए आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि गाडगिल समिति ने सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के 37% भाग को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील, मतलब कि इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, ठीक है। ये बात एकदम सही है। आप देखेंगे भारत में कितने 4 हॉट स्पॉट हैं, कितने 4 स्पॉट, एक तो नॉर्थ में है। जैसे अगर आप भारत की बात कर लें तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा आप समझ लीजिएगा, ये भारत है। तो एक तो आपको नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्थ हॉट स्पॉट है, एक आपको ईस्ट में मिलेगा, एक आपको इधर मिलेगा, और ये एक आपको सुंडा वाले क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये 4 हॉट स्पॉट भारत में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और गाडगिल समिति इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा चर्चाओं में भी आए दिन रहती है और ये चर्चाओं का विषय भी बनती रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लगभग ये एरिया जो है 56,800 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व सूची में भी आप देखोगे जैव विविधता के 8 सबसे गर्म हॉट स्पॉट में से रूप में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला भी सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका, अच्छा एक स्टेटमेंट और यहाँ पर देके रखा है। ये कह रहे हैं कि आपसे ये आपसे कह रहे हैं, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बच्चे। मिस्टेक क्या हुई है हम आपको बताएंगे। देखो ये गाडगिल समिति नहीं थी, ठीक है, मिस्टेक ये हुई है हमसे। मैंने तीसरा स्टेटमेंट गाडगिल समिति की नहीं थी, ये जो समिति थी आप देखोगे एक समिति थी जिसका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उन्होंने खास तौर पर, गाडगिल समिति भी इससे रिलेटेड है, लेकिन इसकी जगह आप लिखेंगे डॉक्टर के कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी रंगन, समझ में आया कि नहीं। तो कस्तूरी रंगन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। इन्होंने 37% की बात की थी। गाडगिल समिति ने भी इस पर आप देखोगे चर्चा परिचर्चा की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। वहीं जो तीसरा स्टेटमेंट की बात कर ले, हमने देखा नहीं था 3 स्टेटमेंट है यानी, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है इसको देखें। ये कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के बिल्कुल वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे गर्म हॉट स्पॉट भी बनाया गया। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट मैप से क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जर्मनी उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा पोलैंड के साथ साझा करती है। देखो पोलैंड एक कंट्री है, बताइएगा इसका राइट आंसर। मैं पानी पी लेता हूं। देखिए एक कंट्री है पोलैंड। पोलैंड क्या बच्चे, ये पोलैंड यूरोप का एक देश है। अब इससे कौन कौन सी कंट्री अपनी सीमा या बाउंड्री साझा करते हैं उसके बारे में आपसे पूछ लिए हैं। तो बताइएगा कौन कौन से देश इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, यहाँ पर इससे न केवल ये कंट्री सीमा साझा करते हैं बल्कि लातविया भी इसके साथ में लगता है, ठीक है। इन सब के अलावा स्लोवाकिया भी लगता है, स्विस रिपब्लिक भी लगता है, ठीक है। तो ये कई ऐसे देश इसके साथ में लगते हैं। तो आपको क्या करना है, 11वें नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन है और मैं आपसे ये उम्मीद करके चलता हूँ कि मैपिंग आपने आवश्यक रूप से की होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना है
कमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा मैपिंग के पोर्शन को। आइए, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स रिपोर्ट 2024, मतलब कि आप देखोगे मिडिल इनकम ट्रैप। ये मिडिल इनकम ट्रैप इकोनॉमी में एक शब्द आता है। आई डोंट नो कि आपने ये रीड किया है कि नहीं, पढ़ा है कि अच्छे से या नहीं। ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। एक ट्रिकल टाइप थ्योरी जो होती है, ट्रिकल जो थ्योरी है, तो उसी तरीके से काम करता है। अब इसी पर पूछा, जैसे पहला है कि मिडिल इनकम ट्रैप से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई देश मध्य आय की स्थिति तक पहुंचने के बाद संरचनात्मक चुनौतियों के कारण उच्च आय की स्थिति में संक्रमण के लिए संघर्ष करता है। नंबर 2 में कह रहे हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब पूछा कौन सा सही है, केवल एक, बी केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, आप देखोगे जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, परंतु दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात कर ली जाए, दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि इसको आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। जी नहीं, इसको खासतौर पर जो जारी किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, खासतौर पर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा खासतौर पर होती है। किसके द्वारा? जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता कि द मिडिल इनकम ट्रैप जो शीर्ष वाली प्रकाशित रिपोर्ट 2024 की आई थी, उसमें विशेष रूप से भारत सहित 100 से अधिक देशों के सामने उच्च आय की स्थिति परिवर्तन के दौरान आने वाले जोखिम को प्रकाश डाला गया है। इसमें इंडिया भी शामिल इसको रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में आपको रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष, एक स्कीम आपने पढ़ी होगी। ये आज की स्कीम नहीं है, बहुत पहले इसको स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई थी। मैंने कहा जब डाटा दे दे तो थोड़ा सा फोकस हो जाइएगा उस पर, स्टेटमेंट पे। दूसरे में कह रहे हैं इस योजना का उद्देश्य वंचित समुदायों के साथ साथ कचरा बीनने वाले बालों सहित सफाई कर्मियों को भी कौशल प्रदान करना है। ठीक है, तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। क्या ऐसा है? उपयुक्त में से कौन सा या से सही है, या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताइएगा। प्रधानमंत्री जो स्कीम है आपकी पीएम दक्ष इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट खासतौर पर आप देखोगे ये बात एकदम सही है। 2020-21 के बजट में इसको भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के तहत ये 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी, तो इसलिए इसको आगे लाने का प्रयास किया ताकि कौशल स्किल डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और समाज में कई तरीके से स्किल्ड को आगे लाया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि वंचित समुदाय, बिल्कुल यहाँ पर न केवल SC ST बल्कि OBC और पिछड़े वर्ग EBC के विमुक्त ऐसे घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति भी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टाइगर स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 1 सिलेरू रिवर के बारे में जो पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 इक्वलाइजेशन लेवी इन इंडिया। ऑप्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेस्टर्न घाट पर रिलेटेड जो क्वेश्चन था, डॉक्टर के रंगराजन समिति, यहाँ पर गाडगिल कमेटी की बात की गई है। ये इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो मैपिंग से था, ये तो सभी को इसका आंसर देना है कमेंट्स में। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस किससे पूछा था? पोलैंड से पूछा था। 12 ये पूछा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की जो थी मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में, और यहाँ पर IMF कहाँ से आ जाएगा इसको प्रकाशित करने? पीएम दक्ष जो है प्रधानमंत्री, ठीक है,
दक्षता और कुशलता समापन, तो इसके बारे में बताना था, पीएम दक्ष के बारे में, स्कीम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका वायो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा शब्द है, वायो फोर्टिफिकेशन। इसके ऊपर सरकार का और कई ऐसे संस्थाओं का, खासतौर पर ये इकोलॉजी को टारगेट करते हुए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चन को आगे लाने का प्रयास किया है। पहला है बायो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि बायो फोर्टिफिकेशन में आनुवंशिक इंजीनियरिंग और चयनात्मक प्रजनन जैसी विधियों के माध्यम से फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि करना शामिल है। नंबर 2 में कह रहे हैं कि कृषि संबंधी पद्धतियों जैसे कि मृदा और पत्तियों पर अनुप्रयोग को बायो फोर्टिफिकेशन का भाग नहीं माना जाता है। तीसरे में कह रहे हैं कि नियंत्रित वातावरण कृषि और किण्वन का उपयोग बायो फोर्टिफिकेशन में सुधार के लिए किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कई ऐसे शब्द आपसे पूछे गए हैं। जैसे दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं कि कृषि संबंधी पद्धतियाँ जैसे कि मृदा और पत्तियों पर अनुप्रयोग को बायो फोर्टिफिकेशन का भाग नहीं माना जाता। बच्चे ये गलत है। ये जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो इसके मृदा और पत्तियों पर जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपने मान लीजिए कि जैसे बायो खाद बनाते हैं कि नहीं, बायो खाद आपने नाम सुना होगा, तो उसमें कूड़े करकट को गलाया और सड़ाया जाता है, ठीक है, और उसकी पत्तियों को पुनः उसके अंदर क्या किया जाए, मिल्चिंग की जाती है, तो वो इसमें काम आता है मृदा की, किसमें, पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के प्रयास करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि नियंत्रित वातावरण कृषि और किण्वन का उपयोग बायो फोर्टिफिकेशन में सुधार के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये ताकि इसमें इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है ऑरेंज इकोनॉमी। देखो अब ऐसे ऐसे शब्द आपसे पूछे गए हैं, बताइएगा। आपने ब्लू इकोनॉमी पढ़ा होगा, ब्लैक इकोनॉमी पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी पढ़ा होगा, ओपन इकोनॉमी पढ़ा होगा, मिक्सड इकोनॉमी पढ़ा होगा, लेकिन शब्द क्या है, गिग इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, ग्रे इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं ये सारे इकोनॉमी। उसी में से आपसे पूछ लिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी। बहुत ही बढ़िया शब्द है। देखिए मैं कहता हूँ कि आप जितना हो सके, देखो जितना हो सके डेप्थ में पढ़ो। केवल इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी पढ़ के काम नहीं चलेगा, वो दिन वो भूल जाइएगा आप कि भारत की जो इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, वो तो क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि कंपटीशन बच्चे इतने लेवल का बनता चला जा रहा है। और अपने आप को आपको क्या करना है, एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ कुछ कुछ ऐसे। तो एक वीडियो था, वो उसमें वीडियो में किसी ने भेजा था मुझको, तो वो वीडियो था कि उसमें एक ट्रेन को दिखाया गया है। वो ट्रेन के ऊपर जैसे वीडियो था तो उसके ऊपर लिखा गया था कि अपनी लाइफ को इस तरीके से मॉडिफिकेशन करते रहिएगा, मॉडिफिकेशन नहीं, अपडेट कीजिएगा। जैसे ट्रेन पहले चली किस तरीके से, फिर कैसे, तो आज देख रहे हैं आप बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो आप भी अपने आप को ऐसे ही अपडेट करते रहें। तो ऐसे ही केवल इकोनॉमी मिक्सड ना पढ़ें, सोशल इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी पढ़ के काम नहीं चलेगा, या मिक्सड नहीं, ऑरेंज इकोनॉमी पढ़िएगा, गिग इकोनॉमी पढ़िएगा, सर्कुलर इकोनॉमी पढ़िएगा। तो ऐसे कई शब्द हैं, ये केवल टर्मोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, ये शब्दों से यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अर्थव्यवस्था नवीकरण ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से सौर ऊर्जा से जुड़ी है। अब देखो ऑरेंज की बात कर रहा है और ये सौर ऊर्जा की बात कर रहा है, तो इसका तो कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं। बी में कह रहे हैं सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग जो बौद्धिक संपदा के माध्यम से आर्थिक विकास में वृद्धि करते हैं। सी उच्च पर्यटन निर्भरता वाले देशों की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों की अर्थव्यवस्था, देखो ये भी इसमें नहीं आएगा। डी में कह रहे हैं अर्थव्यवस्था फसलों, जरा समझना, अर्थव्यवस्था फलों और सब्जियों विशेषकर खट्टे फलों के उत्पादन तथा व्यापार पर आधारित है। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएगा उनका डिब्बा कि खट्टे फल, अच्छा ऑरेंज की बात कर रहा है संतरा, तो इसलिए ऑरेंज इकोनॉमी आपसे पूछा। नहीं बच्चे, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पहली बार खासतौर पर कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केज और पूर्व सांस्कृतिक मंत्री फेलिप्स व्हिटफ्रेगो के द्वारा इस शब्द को निर्मित किया गया था। और ऐसा रंग है जो रचनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की संस्कृतियों को प्रतिध्वनित करता है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ऑरेंज इकोनॉमी कला, डिजाइन,
मीडिया, संगीत, फिल्म, प्रकाशन, सॉफ्टवेयर विकास और वस्तुकला जैसे सांस्कृतिक संरचनात्मक उद्योग को शामिल किए गए हैं। इसके माध्यम से बौद्धिक संपदा का लाभ उठा करके नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को संपन्न करने का प्रयास किया गया है। और ऑरेंज इकोनॉमी लोगों के बीच में शांति और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए तो ये शांति, ध्यान रखेंगे, पहला किसको, शांति और समझ, इन सबको क्या होती है, बढ़ावा देती है। तो इसलिए बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है लिथियम से रिलेटेड। देखिए लिथियम भंडार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, कमेंट्स कीजिएगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश में है? ठीक है, आप अपनी तरफ से बताइएगा, गूगल नहीं कीजिएगा। पता है तो बताइएगा, ठीक है, और नहीं पता है फिर गूगल करके बताइएगा। अगर आपको स्पेशली पता है तो बता दीजिएगा, और नहीं पता है तो गूगल कीजिएगा फिर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए लिथियम के बारे में क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भारत ने जम्मू कश्मीर के रियायती क्षेत्र में अपने स्वयं के लिथियम भंडार का सफलतापूर्वक खनन शुरू कर दिया है। देखो, एक होता है खोज निकालना, एक होता है उसका खनन शुरू कर देना। ठीक है, क्या भारत में लिथियम का खनन शुरू हो गया? ये गलत है। हाँ, ये अनुमान जरूर लगाए गए हैं कि भारत में जो जम्मू कश्मीर स्टेट है एक, ठीक है, और उसका जो रियायती क्षेत्र है उस पर खासतौर पर लिथियम के भंडार होने की संभावना है। और ऐसा माना गया है रियासी जिले के जो आपका सलाल हेमा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 5.9 मिलियन टन, कितना, 5.9 मिलियन टन वहाँ पर जो लिथियम है उसके होने के चांसेस देखे गए, परंतु अभी खनन वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। इसको ध्यान में आपको क्या है रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। अभी इसकी बोलियां नहीं हुई हैं, अभी इसकी नीलामी नहीं हुई है। जब इसकी नीलामी हो जाएंगी तब इस पर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रॉकेट प्रणोदकों और विटामिन ए के संश्लेषण में किया जाता है। ये इसीलिए तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उन जो बनाए जा रहे हैं उसमें बैटरी वगैरह, चिप्स बनाने में, तो कई चीज़ें चिप जो होती हैं, चिप्स नहीं चिप। तीसरा है चिली, ब्राज़ील और पेरू सबसे अधिक लिथियम उत्पादन वाले क्षेत्रों में से एक हैं। देखो, जब आप सबसे अधिक की बात करते हो तो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है पेरू। ठीक है, ये पेरू नहीं है बच्चे, क्योंकि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली है। एक ये ट्रायंगल आपको मिलेगा इस दुनिया में, एक ट्रायंगल है साउथ अमेरिका में, तो ऐसे आपको मिलेगा बोलीविया, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको चिली, और यहाँ पर मिलेगा आपको अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपको मिलते हैं। ये एक ट्रायंगल है इस दुनिया में, ठीक है, और बाकी के कई देशों में आपको मिलेगा। चाइना में तो हर चीज़ है। देखो, चाइना का विकास होना न केवल ये है, चाइना को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, और जब प्रकृति किसी को दे देती है ना तो उसका बहुत अच्छे से विकास और डेवलप करती है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर पेरू नहीं आएगा, चिली, ब्राज़ील नहीं आएगा, अर्जेंटीना और बोलीविया आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, यहाँ पर पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा इसमें सही है। अब देखते हैं, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूछा कितने सही हैं, तो आपको होगी केवल महोदय इसमें केवल एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र है जो कि अपने विशाल लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया का कुछ भाग शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन शोधकर्ताओं ने हाल ही में दक्षिण कर्नाटक के कहाँ पर, मांड्या जिले में, ध्यान रखेंगे, एक भारत का एक क्षेत्र है। जब आप, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक यहाँ, तो यहाँ पर एक क्षेत्र है मांडला। कौन सा क्षेत्र है बच्चे? यहाँ पर एक क्षेत्र आपको मिलेगा मांड्या। इस रीजन में ऐसा बताया गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 14,100 टन, कितना, 14,100 टन यहाँ पर लिथियम के भंडार होने के चांसेस हैं। ठीक है, भारत का ये प्रथम लिथियम भंडार स्थल भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में अपनी सभी लिथियम आवश्यकताओं को किस पर पूर्वत है? हम अभी तक इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में खदानों का स्रोत अधिग्रहण के लिए खनिज, खासतौर पर
विदेश इंडिया की स्थापना की गई है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कितने सही है? केवल इसमें एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17 और क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करें। ये पूछ रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अब ये चर्चाओं में रहा था। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है ये भी आपका चर्चाओं में आपको देखने के लिए मिला है। तो ये चर्चाओं में रहा था। जैसे कोप 29 किस किस बच्चे ने, किसी किस स्टूडेंट्स ने कोप 29 देखी थी? बताइएगा कहाँ पर हुई थी कोप 29, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। हालांकि इसका कोई इतना बड़ा नहीं निकला है, इंडिकेट नहीं निकला कोप 29 का, जो पर्शियन गल्फ खाड़ी देशों में हुई थी। ठीक है, देखिए अब इस पर पूछ रहे हैं आपसे कि इस फंड की शुरुआत अजरबैजान में जलवायु, याद रखना यहाँ पर कह रहे हैं कि अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बात सही है क्योंकि अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, के जो फ्रेमवर्क के द्वारा UNFCCC के 29वें सम्मेलन के द्वारा हुई थी, ये बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसका वित्तपोषण जीवाश्म ईंधन और उत्पादक देशों तथा तेल, गैस और कोयला क्षेत्र की कंपनियों के योगदान से किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट आपका फाइनेंस जो फंड है ये लाया गया था, खासतौर पर इसको आगे लाने का प्रयास किया गया, और अजरबैजान ने संस्थापक योगदानकर्ता बनने की योजना बताई, और जिसका आरंभिक धन उगाही का लक्ष्य $1 बिलियन था। कितना था? $1 बिलियन, ये ध्यान में भी आपको रखना है। $1 बिलियन था, ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे से तारीफ करनी चाहिए। और सही क्वेश्चन तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कहेंगे यार क्यों पूछ लिया ये क्वेश्चन, या तो इतना कठिन होगा या फिर इजी। मॉडरेट क्वेश्चन पूछना चाहिए बच्चे का। वहीं पर दिखता है कि इजी क्वेश्चन के साथ मॉडरेट क्वेश्चन आप पूछेंगे और हार्ड क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपके माइंड का एप्टीट्यूड पता चलता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। ठीक है, आप पहचान सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन कौन सा है और इजी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब आयोग की बताइएगा कब मनाया जाता है। आप सभी वाकिफ हैं, जब चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस मनाया। कौन सा मनाया था? 23 अगस्त का महीना था उस समय, 23 अगस्त, ठीक है, जब चंद्रयान 3 हमारा सफल हो गया था। तो ये कह रहे हैं भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को आयोजित किया, क्योंकि भारत ने 2024 में अपनी सफलता आप देखोगे ये प्रकाशित की थी या नहीं, बताइएगा। देखिए ये बात एकदम क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी, क्योंकि हमने 23 में क्या किया था, 23 अगस्त 2023 को हम चंद्रमा के जो मून का साउथ वाला पोल है यहाँ पर हम लैंड किए, ठीक है, और सफलतापूर्वक हमने वहाँ पर लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसमें आप सभी जानते हैं जो विक्रम लैंडर की सुरक्षित यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई थी, और प्रज्ञान रोवर वहाँ पर तैनात रहा। तो कई चीज़ें आपने देखी और भारत ने वहाँ पर कदम लहराया, और चौथा देश ऐसा बना है चंद्रमा पर जो पहुँचने वाला, दक्षिण ध्रुव के निकट पहला देश बना है चंद्रमा पर। तो भारत ने इसका जश्न मनाया था, तो जुलाई और अगस्त के बीच में 2024 में इसकी उपलब्धि के जश्न में मनाया गया, तो 23 अगस्त को मनाया गया। ये बात एकदम सही है, पहला कथन। दूसरा कथन है क्यों किया, ऐसा क्यों किया गया, हमने क्यों मनाया, क्योंकि यह दिवस 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यही बात आपकी सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। इससे इजी क्या ही हो सकता है जीवन में, बताइएगा। क्या जीवन कठिन लग रहा है? चलिए बताइएगा। इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें विद रेफरेंस टू दिस प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन था। ये इसके ऑप्शंस हैं। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लगा सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी पूछें तो कई बच्चे इसमें डिब्बा गोल हो जाएगा, कई बच्चे इसमें डी ऑप्शंस मार देंगे कि द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूडिंग्स, ठीक है, क्रॉप्स। तो कई बच्चे इसका आंसर डी मारेंगे। 16 का बताइएगा, लिथियम रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कई बच्चे फंस जाएंगे, बट ये ब्राज़ील से निकल जाएंगे बाहर, है कि नहीं।
और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर दिया गया सक्सेसफुली स्टार्ट माइनिंग, अभी नहीं हुई है। तो ऑप्शंस बताइएगा, हाउ मेनी द अबाव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वहीं 17 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो बनाया गया था, इसको बताना है आपको। अजरबैजान, बिल्कुल सही बात है। चलिए, और वहीं पर था आपका 18 जो आपका नेशनल स्पेस डे के बारे में पूछ रहा है। इंडिया सेलिब्रेट इज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त 2024। स्टेटमेंट 2, it is celebrated to mark the safe and soft landing of Vikram lander of Chandrayaan 3 mission on lunar surface in 2023। यही बात एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। एम पोक्स के बारे में आप सुना होगा, जिसको मंकी पोक्स के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। अब उसी को एम पोक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपसे पूछा गया और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में से एक वायरस रहा है, ठीक है। देखिए, यह वायरस का प्रकोप हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ। मतलब कि ये फिर से आपको कहाँ पर देखा गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा एक चर्चा का बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। दूसरे में कह रहे हैं कि एमपोक्स एक पशुजन्य रोग है और यह पशुओं से मनुष्यों को प्रसारित होता है। ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपको सही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मनुष्यों में चेचक के समान ये रोग पैदा हो जाता है। एमपोक्स इसको कहते हैं, ठीक है। ये पशुओं से, जानवरों से होने वाला क्या है, एक रोग है जो कि ह्यूमन में भी होता है। इस वायरस के लिए कोई टीका विकसित नहीं किया गया। देखो, ये थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन है। कोई टीका विकसित नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए टीका भी उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि एमपोक्स का कारण बनने वाला है, एक चेचक का कारण होता है, ऐसा माना जाता है। और इसकी एक खुराक बनाई गई है JYNNEOS। मैं लिख देता हूँ नाम, JYNNEOS। ये एक टीका बनाया गया, एक दवाई है, मेडिसिन है। एक खुराक, 2 खुराक वाला टीका है और एमपोक्स चेचक से बचाने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो खासतौर पर मैं कहूँगा कि अत्यधिक संक्रमण रोगों में से एक है, ठीक है। मंकी पोक्स जूनोटिक डिजीज से होने वाला है। जूनोटिक डिजीज मतलब होता है कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तीसरा इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डेंगू वगैरह तो होते रहते हैं, सबको पता है। भारत में डेंगू तो नॉर्मल सी चीज़ है, और ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ पर तो डेंगू की गढ़ क्षेत्र है। इनको ऐसे कहते हैं, बीमारू राज्य, स्टेट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि डेंगू यहाँ पर मिलता है। तो ये आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। इसका आंसर आपको देना बच्चे, ठीक है। कमेंट्स करना है, इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखें। पहला है, डेंगियाल एक टेट्रावेलेट डेंगू वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। नंबर 2, यह एक लक्षण विहीन व्यक्ति भी एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू वायरस के संक्रमण का प्रसार कर सकता है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर कमेंट्स में देना है आपको, ठीक है। डेंगू के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बच्चे ढेर तो होंगे इसमें, ठीक है, बस आपको आंसर देना है। ढेर तो होंगे तो वो भी देखा जाएगा, हम तो हैं इसलिए बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। ये कह रहे हैं आपसे, एग्रीश्योर किसके बारे में पूछा है? एग्रीश्योर स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह 750 करोड़ रुपए का कोष है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नंबर 2, इसे कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 21। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह है 750 करोड़ रुपए का। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि जब भी आपसे कभी भी जीवन में पूछ ले, कभी भी पूछ ले
कि कोई डाटा, तो थोड़े से होशियार हो जाएगा। ये 750 करोड़ नहीं है, ये 250 करोड़ रुपए का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये कह रहे हैं पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पर और चीज़ें बता दें कि इसमें योगदान की अगर हम बात कर लें, इसमें योगदान कई संस्थाओं का है। वैकल्पिक निवेश इसमें AIF बनाया गया है, और आपने सुना होगा नबार्ड, वो भी है, और कई ऐसी कंपनियां हैं, और निजी निवेश को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है। न केवल इसमें गवर्नमेंट्स बल्कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाने का प्रयास है। तो ये 750 का है, लेकिन कई ऐसे मिश्रित पूंजी को बढ़ावा देने के लिए गया है। सेबी पंजीकृत श्रेणी 2 में इसको रखा गया, तो पहला वाला एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वही दूसरा स्टेटमेंट है कि कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स के विकास नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको डिजाइन किया गया। ये बात सही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास केंद्र मंत्री ने एग्रीशेयर योजना प्रारंभ की थी, और ये खासतौर पर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एक अभिनव कोष के रूप में परिदृश्य क्रांति लाने के लिए किया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बच्ची क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा ये इशू आ जाता ही है, आपको पता ही है नेट का थोड़ा इशू आ जाता है। ये इशू तब आता है जब 1 घंटे की क्लास समथिंग हो जाती है, तो मुझे एक अनुभव हो जाता है कि 1 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका PM कुसुम। अब ये सब पुरानी स्कीम हो गई है, ये ध्यान रखना। आजकल क्या है ना, UPSC भी थोड़ा सा स्कीम पूछने लग रहा है, और स्कीम पूछता है मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पर स्कीम लिख देगा, एक साइड में मान लीजिए यहाँ AB स्कीम लिख देगा, इसके सामने उसके कुछ ऐसे तारीख लिख देगा, डेट लिख देगा, मतलब कि ईयर लिख देगा, या उसके उद्देश्य लक्ष्य लिख देगा, क्यों शुरू की है, या विभाग लिख देगा कौन से आप देखोगे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड है PM कुसुम। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों और ग्रिड्स की स्थापना के लिए वित्त सहायता प्रदान करना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके द्वारा 2019 में ये जो स्कीम है 2019 में शुरू की गई थी PM कुसुम। और इसका उद्देश्य यही था कि डीजल मुक्त भारत को करना है, किसानों की आय को वृद्धि करना, और ताकि जो समरसेबल चलते हैं किसानों के, तो उनको क्या करना है, पेट्रोल सोलर पैनल उसके यहाँ पर लगवाए जाएं, और जो 12 हैं वो सोलर पंपों से द्वारा चलवाए जाएं, ठीक है। तो इसके लिए इसमें किया गया था, और इसमें सोलराइजेशन के लिए कुल लागत का लगभग 30 से 50% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कितनी, 30 से 50% तक की सब्सिडी देती है सरकार, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, इसमें दूसरा भी होगा क्या शायद, ये कह रहे हैं यह विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किसी भी घटक के बिना कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा संसाधन प्रदान करने पर केंद्रित है। देखो शब्द जरा समझा, यहाँ पर शब्दों का ही सबसे बड़ा खेल होता है। यह विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किसी भी घटक के बिना कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा प्रदान करने पर केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि किसी भी घटक के द्वारा, बल्कि आप देखोगे इसमें मिश्रण को आगे लाने का प्रयास किया गया है। स्थानीय डिस्कॉम को विद्युत बेचने के लिए भी इसको आगे बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और PM कुसुम में 3 घटकों को रखा गया है। A घटक में बंजर भूमि मिनी ग्रिड्स की है, B घटक में डीजल पंप होते हैं, समरसेबल वगैरह, और C में ग्रिड में है विद्युत जल पंपों और नल ग्रिड सोलर पंप, ऐसे जल के पंपों को कृषि एक तरीके से फीडर सोलराइजेशन के रूप से मिनी ग्रिडों की स्थापना करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के औपनिवेशिक इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन। अब देखो काकोरी जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यह एक सशस्त्र कार्रवाई थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन पर घटित हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हुआ यार। दूसरे में कह रहे हैं कि इस षड्यंत्र में भाग लेने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को पढ़ के। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है, या फिर है केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है, और मैं तो ये तक कहूँगा
कि जैसा ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है 23, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको 23, मेरे इधर 23 बोलते हैं, कई जगह 23 बोलते हैं इसको। अब देखिएगा इसका आंसर तो आपको बताना है बच्चे कमेंट्स में, लेकिन इतिहास गवाह है तो सुन लीजिएगा। हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे के सहयोग के लिए 12 ऐसे बोगियों वाली काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस ट्रेन का आरंभ किया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, जो वर्ष भर चलने वाली काकोरी शताब्दी महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को प्रदर्शित करेगी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा HRA के बारे में, किसके बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इधर लिखते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, उन्हें लिखते हैं दोबारा। देखिए HRA के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संगठित सशस्त्र क्रांतियों के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय गणराज्य स्थापित करना था। तो ये ध्यान में रखना है। संस्थापकों में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशरफ उल्ला खान थे, इसके साथ साथ आप देखोगे सचिंद्र नाथ बख्शी थे, सचिंद्र नाथ सन्याल थे और जोगेश चंद्र चटर्जी, ऐसे कई लोग शामिल थे। परंतु 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर जैसे नेतृत्वकर्ताओं ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक बैठक के दौरान HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब इसको क्या कर दिया गया था, आर्मी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, अब इसको HSRA बना दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया गया था, ठीक है। HRA ये कब बनी थी, ये 1928 में बनी थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट्स करेंगे। बहुत ही इजी है, सब कुछ मैंने बता दिया है, केवल क्वेश्चन को छोड़कर इसका पूरा 360 डिग्री इतिहास भी बता दिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 24 नंबर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। प्राकृतिक खेती के बारे में पूछा है। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति से रिलेटिव हो, प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसी खेती को प्राकृतिक खेती आप कहोगे। जैसे पहला, प्राकृतिक खेती कृषि पारिस्थितिकी पर निर्भर करते हुए फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है। नंबर 2, प्राकृतिक खेती में फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। नंबर 3, गाय के गोबर और मूत्र से बने जीवामृत तथा बीजामृत जैसे मिश्रणों का उपयोग बिना जुताई के मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए किया जाता है। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1, 2, 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 और 2, 1 और 3, सॉरी डी में है 1 और 3। बताइएगा राइट आंसर क्या है। कई बच्चों ने प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है कि प्राकृतिक खेती कृषि पारिस्थितिकी पर निर्भर होते हुए भी फसलों और वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है, बिल्कुल उसको इंटरलिंकिंग करने का प्रयास करती है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। नहीं बच्चे, यहाँ पर कोई ऐसी खाद इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर यूरिया पूरिया शामिल नहीं किया जाता है, कोई भी पेस्टिसाइड यहाँ पर दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है। वो केवल प्रकृति के अनुकूल होने वाली एक ये कह रहे हैं कीटनाशकों को, नहीं, यहाँ पर कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। ये इसमें किया जाता है खासतौर पर गाय के गोबर और मूत्र से बने जीवामृत और बीजामृत जैसे मिश्रणों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा गोबर होता है, ठीक है, गाय का, पशुओं का, उसको एक खड्डे में डाला जाता है, उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट होता है, गुड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा आपका मिल्क होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट उसमें गौमूत्र होता है, उन सबको एक साथ मिला करके फिर उसका एक नेचुरल आप देखोगे खाद बनाई जाती है जो एग्रीकल्चर में यूज की जाती है। वो प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परंतु उससे चलने से पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बताइएगा। एमपॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये डेंगू, इसका तो राइट आंसर आपको भी देना है।
क्योंकि डेंगू पर इसका आंसर आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट्स करना है। बताइएगा 20 नंबर। 21 एग्री श्योर के बारे में पूछा है। एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स रूरल एंटरप्राइज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस हैं। पीएम कुसुम स्कीम है। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप। टू स्टेटमेंट्स। 23 क्वेश्चन काकोरी ट्रेन एक्शन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने कहा ना इसका आंसर भी आप ही को देना है। बता तो आपको दिए ही हैं, इसका आंसर देना आपको है, ठीक है। केवल आपको तो टिक कर देना है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। ऑप्शन से ये नेचुरल फार्मिंग, बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर आप देते चल रहे होंगे, और जैसा भी आपको क्लासेस लग रहा है बताइएगा जरूर, आवश्यक रूप से बताइएगा, एंजॉय करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नत प्रणोदन, अब देखिए यहाँ पर जैसे रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेस से ये पूछा गया है। ऐसे इंजन होते हैं जैसे रैमजेट और स्क्रैमजेट, दोनों इंजन दहन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में से एक माना जाता है, ठीक है। दूसरा है कि क्रायोजेनिक इंजन अत्यंत कम तापमान पर द्रवीकृत गैसों का उपयोग करके अधिक भार का पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उपयुक्त में से कौन सा और कौन से सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं तो, बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस पर थोड़ा मैं आपको बता दूं, रैमजेट इंजन जो होता है बिना किसी गतिशील भाग में वायु संपीड़न के लिए भी अग्रगति के रूप में क्या है प्रयोग किया जाने वाला एक एयर ब्रीथिंग इंजन होता है। इसकी गति कितनी होती है 2 मैक से, जो रैमजेट इंजन होता है इसकी अगर स्पीड की बात कर ले तो 2 से 5 मैक तक होती है, ठीक है। इस मैक तक इसकी गति देखने के लिए आपको मिलेगी। और ये एक तरीके से सबसोनिक दहन से पहले आने वाली वायु को धीमा करना होता है। तो ये पहला वाला सही है, स्क्रैमजेट और मैक। ये स्क्रैमजेट की इससे ज़्यादा आप देखोगे पावर होती है। और दूसरा भी सही है, क्रायोजेनिक इंजन भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पेस सैटेलाइट जितनी चर्चाओं में आ रही हैं इतना ही है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, बाकी का जो समझाना बुझाना है ना वो पीटी 365 चल रहा है। आपने अगर उसको ज्वाइन आपको करना पड़ेगा बच्चे, जरूर करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि न केवल उससे ये चीज़ें बल्कि आपको बहुत चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। आपको करंट अफेयर वहीं से मिलेगा, ठीक है। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने स्वयं उसको पढ़ के मैंने स्वयं कई बार अटेम्प्ट दिया, तो उसमें कई चीज़ें मैंने देखी हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं यही हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही कि बोल दिए हैं आकर के ये संस्था में, ठीक है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है। उसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच में सही अंतर करता है। दो मिसाइलें होती हैं, एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल होती है। पहला स्टेटमेंट है कि क्रूज मिसाइलें स्वचालित होती हैं और वायुमंडल में उड़ती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें परवलयीय प्रक्षेपण पथ पर अनुसरण करती हैं तथा वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट्स को, देखो कई बार हम इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। जो क्रूज मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि नहीं। दूसरा है कि क्रूज मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से अंतर महाद्वीपीय हमलों के लिए किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों का विशेष रूप से लघु दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा यहाँ पर समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। देखिए मैं आपको दोनों का एक डिजाइन पथ बता देता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि क्रूज मिसाइलें स्वचालित होती हैं और वायुमंडल में उड़ती हैं, ठीक है। ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं ये क्या करती हैं, ऐसे चलेंगी और ऐसे उड़ेंगी क्रूज मिसाइलें, ठीक है।
वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो यूं जाती है ऐसे ऊपर, वायुमंडल के बाहर चली जाएगी ऐसे ऊपर, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये क्रूज मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जा रही है और क्रूज मिसाइल ऊपर उठेगी फिर ऐसे जाएगी कुछ कुछ कुछ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो भाई जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल देखो जो नीचे चल रही है ना उसको ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हवाएं कैसी होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, है ना, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि क्रूज मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से अंतर महाद्वीपीय, देखो नहीं, ये अंतः महाद्वीपीय होती है, ठीक है, छोटी लघु दूरी के लिए होती है क्रूज मिसाइल, और जो आपकी खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल होती है दूर को दागती हैं, ठीक है, ये होती है अंतर महाद्वीपीय और इनको दूर तक ले जाया जा सकता है। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। जैसे क्रूज मिसाइलों में भारत और द्वारा रूस में, देखो जैसे क्रूज मिसाइल का एक एग्जाम्पल आप ले लो तो ब्रह्मोस, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्रह्मोस इसका एक उदाहरण मिल जाएगा आपको, विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। वहीं अगर बैलिस्टिक मिसाइल की आप बात कर लें, किसकी बात कर लें, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो बैलिस्टिक मिसाइल में आप ले सकते हैं किसको, एक मिसाइल का नाम आता है अग्नि, अग्नि 5 जो है ये इसी का एक नाम है, ठीक है। और इसमें अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के रूप में रखा गया है, इसको ICBM कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ICBM। तो ये कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा और इनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा एक और है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है जबकि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल का। ये बात एकदम सही हो जाएगी, ठीक है, ये बात एकदम सही है। तो पहला इसमें सही है और दूसरा गलत है, तीसरा इसमें सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, DNA RNA को करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि DNA टीका एंटीजन उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री प्रविष्ट कराते हैं, जबकि RNA टीका एंटीजन उत्पादक आनुवंशिक कूट प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं। देखो जो DNA होता है ना ये थोड़ा स्टेबल होता है और RNA क्या होता है ना ये कूदता फांदता रहता है, तो इसीलिए क्या होता है अधिकतर जो आपने वैक्सीन देखी होंगी वो DNA वैक्सीन बहुत कम बनती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी रिस्की होती हैं, जबकि RNA वैक्सीन बनती है। जैसे कोविड की वैक्सीन जो बनी वो RNA वैक्सीन बनी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसलिए पहला वाला जो है ये आपका सही है कि जो DNA है वो टीका एंटीजन उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री प्रविष्ट कर लेते हैं, मतलब ये बना लेते हैं, जबकि RNA टीका एंटीजन उत्पादक आनुवंशिक कूट प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं, वो सैमलर बनाएंगे ऐसा, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि RNA टीके DNA टीके की तुलना में कमरे के तापमान पर अत्यधिक स्थिरता के लिए जाने। देखो ये स्थिरता नहीं होती है, अस्थिरता है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कदापि सही नहीं है, क्योंकि RNA टीकों का सामान्य रूप से अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जबकि DNA टीके कमरे के तापमान पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन 3 और दे के रखा है तीसरा स्टेटमेंट कि DNA और RNA दोनों टीके उत्पादित एंटीजन को पहचानने तथा उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जितना मजबूत होगा या उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा इसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। ये टेस्ट आपका मिक्स्ड टेस्ट है बच्चे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था से, साइंस एंड टेक से, करंट अफेयर से, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, हर जगह से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ये एक तरीके से कंपाइल टेस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ वक्र पूछे गए हैं और उसके मध्यम, जैसे लॉफर वक्र है, लॉरेंज वक्र है, एंजल वक्र है, फिलिप्स वक्र है, ये आपने पढ़े होंगे ना, ठीक है, बताइएगा उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ये लगातार बन रहे हैं। देखिए पहला है आपका लॉफर वक्र। लॉफर जो कर्व होता है इसके बारे में पूछ रहा है कि यह कर दरों और कर संग्रहण में परिवर्तन की बात करता है। बात क्या है, एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि लॉरेंज वक्र, ये कह रहे हैं व्यापार संतुलन और मुद्रा ह्रास। नहीं बच्चे, ये खासतौर पर आप देखोगे ये है ग्राफ जो कि आय और धन असमानता को दर्शाता है। ये व्यापार संतुलन नहीं, ये किसको दर्शाता है,
इनकम अनइक्वलिटी को दर्शाता है, इनकम अनइक्वलिटी को दर्शाता है, तो दूसरा गलत है। लॉरेंज वक्र जो है घरेलू आय और व्यय की बात करता है। देखो जो लॉरेंज वक्र है अगर आप देखें, ठीक है, एंजल वक्र, सॉरी एंजल वक्र की बात कर लें तो एंजल वक्र खासतौर पर यह आय की परिवर्तनों के साथ साथ किसी विशेष वस्तु और घरेलू व्यय के कैसे परिवर्तन होता है उस चीज़ को भी दिखाने का प्रयास करता है, ये बात सही है। फिलिप्स वक्र की बात कर लें, ये तो आपको सबको पता है कि ये बेरोजगारी के बारे में, खासतौर पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में। अब तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इन्फ्लेशन भी हाई होती चली जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती चली, माना जाता है कि जब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तब तक जो इन्फ्लेशन है, जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो तब तक बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड और आय का चक्र सप्लाई वाला चल रहा है, तो उसको ध्यान में रख करके होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि लॉरेंज वक्र जो है ये संतुलन और मूल्य ह्रास की बात करता है, नहीं, ये इनकम इनइक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है। कितने आपसे सुमेलित पूछे गए थे, तो कितने सुमेलित है बच्चे यहाँ पर बताइएगा, केवल 3 आपके सुमेलित हैं। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए गिग वर्कर पर क्वेश्चन बन गया। मात्र एक भारत का ऐसा स्टेट है जिसने गिग वर्करों के लिए एक्ट बनाया है, वो है राजस्थान। क्वेश्चन है आपका, गिग वर्कर्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, गिग वर्कर वही स्विगी वाले, ठीक है, जोमेटो वाले, पिज्जा वर्कर डिलीवरी आपने देखी होगी वही बोए। पहला है कि गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जिसकी सेवाएं नियोक्ता द्वारा किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं तथा उनका रोजगार प्रकार संविदात्मक होता है। मतलब कि क्या वो एक संविदा पर काम करते हैं कि आपको संविदा के तहत हमने रख लिया है, ठीक है, ये बात यहाँ पर होगी। एक मसौदे के तहत, मतलब कि आप जितना प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे इतना ही आपको पैसा मिलेगा, ये बात एकदम सही है। दूसरे पे कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से भिन्न है और इन श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखती है। देखो अगर आप देखें कि इनके लिए कोई स्पेसिफाई कोई कानून नहीं बनाया गया है, अगर इनका कल को कुछ हो जाए, ना ही इनका अगर मान लीजिए काम पे ना आए तो कोई इनके भत्ता कोई नहीं है, रिटायर कब होंगे कब नहीं, इससे कुछ नहीं है, तो ये भी बात सही है। कुछ इनको दुर्घटना, कोई बीमा सीमा नहीं, ये हमेशा मौत के मुंह में रहते हैं रोड पे। भारत में जो ट्रैफिक स्थिति आप सभी जानते हैं, ठीक है। तीसरा है, कर्नाटक भारत का एकमात्र राज्य है जिसने गिग वर्कर्स की कार्य स्थिति को विनियमित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। देखो न केवल कर्नाटक है बल्कि मैं आपको बताना चाहता कि राजस्थान ने खासतौर पर एक मसौदा करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। पहला कर्नाटक हुआ है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो जो ये पहला है वो है कर्नाटक, वहीं अगर दूसरे की बात कर ले तो दूसरा आपका राजस्थान है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, राजस्थान। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, आप देखो कितने सही हैं, कौन सा सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा, 25-25 नंबर। नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बताइएगा फिर स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस बताइएगा, अग्नि 5 भी दे रखे रखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, डीएनए आरएनए के बारे में, वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग के बारे में पूछा गया है। ऐसे कर्व रिफ्लेक्ट आपसे पूछ लिए गए हैं, फिर उनका रिलेशनशिप पूछा गया है, जैसे लॉफर वक्र है, लॉरेंज है, एंजल है, फिलिप्स है, ये सब कर्व हैं। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, अलाउ। 29 गिग वर्कर्स को लेकर के जो अभी मैंने आपको बताया, कर्नाटक इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस a will to regulate the working condition of the gig worker, not Karnataka but first and second state Rajasthan to will in the Vidhan Sabha allocate. Options, which of the above given statement is are correct? 1, 2, V only 1, C 1 and 3, D 1, 2, 3। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपसे विदाई। देखिएगा चलते चलते एक क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नजर, आइए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहला कथन है और दूसरा कथन है। इसमें कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का संचालन पेशेवर व्यक्तियों
के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो इस उद्देश्य के लिए एक कंपनी बताते हैं, जिसे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC कहा जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि कथन नंबर 2 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC को शेयर के साथ साथ ऋण बाजार में भी निवेश करने की अनुमति है। अब जरा समझना, क्या ऐसा इसलिए होता है म्यूचुअल फंड के रूप में कि पेशेवरों के समूह के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, उसका प्रबंधन करना है, और क्या ऐसा इसलिए है कि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी जो AMC है वो शेयर के साथ साथ ऋण बाजार में भी निवेश की अनुमति देती है। बात तो सही है, ये दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के स्तर पर ये आप देखोगे जो APMC है, AMC है, ठीक है, परिसंपत्ति जो प्रबंधन कंपनी है, ये यहाँ पर इसका व्याख्या नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलते चलते मैं लेता हूं आपसे विदाई, परंतु आपको देके चलता हूं एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आई होप कि आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर है 31, वीडियो को ठीक है पोस्ट करके 31 का राइट आंसर कमेंट्स करना है बच्चे, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर दें। बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, जब श्रमिकों की कौशल और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियां मेल नहीं खाती तो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नंबर 2, संरचनात्मक बेरोजगारी आर्थिक मंदी और वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, जिसे के परिणाम स्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी केवल 2 और 3। प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलता हूं आपसे इसके पार्ट नंबर नेक्स्ट में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जो वीडियोस टेस्ट की नहीं देखी है उनको भी देखिएगा। अब आपकी क्लासेस 2 होंगी डेली बेसिस पर, एक मॉर्निंग में 8 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है। PT 365 आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें इकोनॉमी पॉलिटी का हम पहले कवर कर रहे हैं, और मैंने संकल्प लिया है कि फरवरी मार्च तक आपकी PT 365 कंप्लीट करा दी जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं करवा लीजिएगा, भरवा लीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।